हेलो एवरीवन, आज है 24 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। 103 रुपये का शेयर है और देखा जाए तो आज ना ही तेज़ी है ना ही गिरावट है। हालांकि मॉर्निंग में एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर ज़रूर थी, 105 पे गया था, लेकिन धीरे धीरे अब नीचे की तरफ भी आता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले एक महीने का ग्राफ देखे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बेहतरीन रफ्तार आई थी। 98 से ऐसा भागा 115 पे गया था, उसके बाद अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व करो तो लगातार ये गिर रहा है। और कल का जो हाल सबको पता ही है कि भाई साहब जिस तरीके से टैक्स लगाए गए हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के ऊपर, उसके चलते कल भैया बाजार में गिरावट आई थी, एक झटके में बड़ी गिरावट थी। हालांकि रिकवरी भी आई लेकिन फिर भी एंड ऑफ द डे गिरावट ही रही। और आज अगर हम देखें तो एटलीस्ट उस गिरावट पे रोक ज़रूर लगी है, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई साहब तेज़ी आती है कि नहीं। यहाँ पर एनएचपीसी के केस में अगर आप देखते हो तो आज कोई तेज़ी तो नहीं है। इवन मॉर्निंग में तेज़ी ज़रूर थी लेकिन अब नीचे की तरफ भी जाता हुआ नज़र तो आ रहा है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि चल क्या रहा है, मौके हैं कि धोखे हैं, सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो 103 रुपये का शेयर ज़रूर है और मॉर्निंग में तेज़ी थी, अब गिरावट देखने को मिल रही है। और जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं लगातार ये नीचे की तरफ भी आ रहा है। एक महीने का ग्राफ जैसे कि मैंने कहा इंटरेस्टिंग ज़रूर है, लेकिन लगातार अगर आप देख रहे हो तो करेक्शन बन रहा है। बीच में एक दिन इसने अटेम्प्ट ज़रूर करा था लेकिन फिर यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली। मंडे को अगर आप देखोगे तो हल्की सी तेज़ी थी, हल्की सी, नाम मात्र की, कोई उतनी बड़ी नहीं थी। लेकिन कल बजट ने मूड खराब करा और आज भी अगर आप देखोगे तो कोई उतना अच्छा, मतलब पॉजिटिव, हालांकि नेगेटिव नहीं लेकिन कोई पॉजिटिव भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। हालांकि एक साल में पैसा खूब बना है, डबल करा है, 107% का ग्रोथ है, शानदार तेज़ी आई थी। लेकिन अगर आप फरवरी से लेकर अब तक अगर आप देखोगे तो कोई उतने बड़े मोमेंटम नहीं बने। हालांकि अप्स एंड डाउन्स वाले ज़रूर आए कि एक झटके में गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, तो वो यहाँ पर ज़रूर है। कहीं ना कहीं मैं सपोर्ट की अगर बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि 95 रुपीज़ से लेकर 100 रुपीज़ का जो लेवल है वो यहाँ पर एक इनिशियल सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। 95 टू 100 रुपीज़ का जो लेवल है वो इनिशियल सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम कर सकता है। और कंपनी देखो मेरे हिसाब से ख़राब नहीं है। हालांकि इसने आज से पहले ऐसी तेज़ी कभी नहीं दिखाई। अगर आप 2009 से लेकर अब तक देखोगे इसका ग्राफ तो आज से पहले ऐसी तेज़ी इस कंपनी में कभी नहीं आई। हालांकि ये इस कंपनी की ही बात नहीं है, बहुत सारे पावर कंपनियों का यही हाल है। चाहे टाटा पावर को भी अगर आप देख लो तो उनका भी सेम ग्राफ आपको देखने को मिलेगा कि ऐसी तेज़ी नहीं आई थी, इतनी बड़ी तेज़ी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। रीज़न सिंपल सा है कि देखिए, पावर डिमांड जिस तरीके से बढ़ रही है उसको लेकर लोग, इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी है। और आने वाले टाइम में धीरे धीरे जब हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हम जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हर कोई जानता है कि जो कंपनी जितनी ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करेगा उतना ही ज़्यादा वो पैसा कमा पाएगा। और ये कंपनी, हालांकि इनके ऊपर डेट ज़्यादा है, तकरीबन 20 से 22 हज़ार करोड़ का कर्जा ज़रूर है, लेकिन कंपनी और एक्सपांशन की तरफ जा रही है, अग्रेसिवली एक्सपांशन की तरफ जा रही है। और तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए ये लोग रेज़ करने वाले हैं, हालांकि लोन के जरिए, डेट से ही रेज होने वाला है। वॉल्यूम देखोगे तो देखो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो हो रही है, बाजार खुला है और ऑलरेडी तकरीबन 2.25 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो यहाँ पर चल रही है। इसका ऑल टाइम हाई 118 का था जो कि अभी बना था, ठीक है। लो तकरीबन 14-15 रुपए के करीब का था। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग कह रहे खरीदो, 20% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। यहाँ पर मेरा क्या ओपिनियन है मैं वीडियो के एंड में शेयर ज़रूर करूँगा। और जहाँ तक नज़र करें इस कंपनी के डिविडेंड को लेकर तो अभी तक कोई देखिए डेट सामने नहीं आई कि रिजल्ट्स कब आएंगे, और डिविडेंड ऑलरेडी ये लोग पे कर चुके हैं। तो मुझे लगता नहीं कि अब और डिविडेंड पे आउट होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 2 बार इस साल पे कर चुके हैं डिविडेंड 2024 में। अगर आप देखोगे तो 1 रुपये 40 पैसे का तो फरवरी में पे करा ही था, लेकिन और 50 पैसे का भी इन्होंने मई में पे करा है रिजल्ट्स के साथ। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2 रुपये का डिविडेंड पे कर चुके हैं ये, और साल में 2 बार ही पे करते हैं ये। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार मतलब एंड में पे करते हैं कि नहीं, क्योंकि रीज़न ये है कि कंपनी ने, अगर आप देखोगे यहाँ पर जनरल इससे पहले के क्वार्टरों में तो जो डिविडेंड होता था वो फरवरी में तो होता ही था, लेकिन अगस्त में भी ये लोग पे करते थे। यहाँ पर इस बार ये हुआ है कि फरवरी में तो पे करा ही है लेकिन मई में भी पे करा है। तो अगस्त में मुझे लगता नहीं कि पे करेंगे, लेकिन देखते हैं कि पे कर भी पाते हैं कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी यहाँ पर। और जहाँ तक रिजल्ट्स की बात करें, देखो रेवेन्यू में कोई तेज़ी नहीं आई है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो पिछले 5 सालों में इनके रेवेन्यू में कोई तेज़ी नहीं है। प्रॉफिट में देखोगे तो अप्स एंड डाउन ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। पहले धीरे धीरे बढ़ रहे थे लेकिन 24 में घटते हुए नजर आए यहाँ पर, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर के नंबर उतने अच्छे नहीं थे। तो डेफिनेटली
नंबर उतने अच्छे नहीं थे, तो वो भी हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अभी 2025 फिनेंशियल ईयर जो पहला क्वार्टर के जो नंबर्स अभी आने वाले हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होंगे कि कैसे आते रिजल्ट्स। हालांकि देखो हर बार एक चीज़ होती ज़रूर है कि यहाँ पर जो नंबर्स आते हैं वो जून के और सितंबर के बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। उसके बाद वापस से दिसंबर में और मार्च में वापस से इनके रेवेन्यू जो है प्रॉफिट है वो वापस से गिर जाते हैं। लेकिन जून और सितंबर में रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो इस बार देखते हैं, जून क्वार्टर भी है, सितंबर क्वार्टर भी है, तो देखते हैं कि हर बार की प्रथा को यहाँ पर कायम रख पाते हैं कि नहीं ये लोग। और जहाँ तक इनके वैल्यूएशन की बात करें, इसका 28 का पे जो कि थोड़ा सा महंगा ज़रूर है सेक्टर पी 23 के मुकाबले। 80% एनालिस्ट यहाँ पर भी कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि मैंने कहा कि दिसंबर और मार्च के नंबर वैसे भी उतने अच्छे नहीं होते, रेवेन्यू वाइज भी प्रॉफिट वाइज भी, लेकिन अच्छे नंबर इनके जून और सितंबर के होते हैं। तो आने वाले क्वार्टर 2 जो है वो जून और सितंबर के ही है, और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इनके नंबर्स कैसे आते हैं। मैं उम्मीद तो कर रहा हूँ कि भाई साहब अच्छे नंबर आए, अच्छे नंबर आएंगे तो डेफिनेट चीज़ें बेहतर होगी। लेकिन अगर नहीं आएंगे, ठीक है, लास्ट ईयर के जून के मुकाबले अच्छे नहीं होंगे, तो वापस एक मेजर फॉल आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर डिपेंड करता है रिजल्ट्स के ऊपर भी। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की 67.40% की होल्डिंग है। प्रमोटर यहाँ पर गवर्नमेंट है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। अच्छी खासी क्वांटिटी में इंस्टीट्यूशंस भी है। 4.36% यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास है, 5.92% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 8.97% एफआईआईस लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 13.36% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 9.23% पर है, जो अदर पार्टीज है वो 4.13% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कोई उतना बुरा नहीं, अच्छा मैं कहूँगा यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि कंपनी जो है वो जो सेक्टर से बिलोंग करती है ना, मुझे वो सेक्टर पसंद है। यहाँ पर अगर आप शेयर होल्डिंग को लेकर भी देखोगे तो जून क्वार्टर में एक्चुअली में प्रमोटर की डोमेस्टिक और इंस्टीट्यूशन एफआई की तरफ से खरीदारी हुई है, म्यूचुअल फंड की तरफ से बड़ी बिकवाली यहाँ पर ज़रूर देखने को मिली है, ये इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। हालांकि रिन्यूएबल सेक्टर है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पावर सेक्टर है वहाँ पर तेज़ी रहेगी। अगर आप इनकी वेबसाइट पर भी चले जाओ तो इनकी जो मेन कैपेसिटीज़ है वो हाइड्रो में ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कैपेसिटी इनकी हाइड्रो में ही है, 7000 मेगावाट की। कंपनी का प्लान है इसको 9000 मेगावाट तक लेकर जाना। इसके अलावा कंपनी सोलार और विंड में भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट इन्होंने अनाउंस करे हैं। खास करके सोलार में तो इसी साल 2 बड़े प्रोजेक्ट इनके कमीशन होने वाले हैं, तो वहाँ से भी इनकी जो कैपेसिटीज़ है वो आपको बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, तो ये एक अच्छी बात है इनके लिए। और विंड में भी कंपनी आने वाले टाइम में और बड़े प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस ज़रूर करेगी। सिंपल सी बात है, कंपनी के पास पैसा ऑलरेडी है और ज़्यादा पैसा कंपनी डेट के जरिए रेज कर रही है। ऑलरेडी 20 से 22 हज़ार करोड़ का इनके ऊपर कर्जा ज़रूर है, लेकिन और 6000 करोड़ रुपए रेज करने का इनका प्लान था डेट के जरिए, जिसका वो इस्तेमाल कर रहा है, मतलब वो कर पाए एक्सपांशन के लिए। और अगर वाकई में कंपनी अपने एक्सपांशन प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कर पाती है तो चीज़ें मैं मानता हूँ कि बेहतर हो सकती है इनके लिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। और एनएचपीसी को लेकर मैं इतना ही कहूँगा कि देखो बेहतरीन रफ्तार ज़रूर आई है, लेकिन पिछले 1 महीने का अगर आप ग्राफ देखते हो तो पहले एक अच्छी तेज़ी आई थी यहाँ पर, अब वापस गिरावट है। अगर आपको खरीदारी करनी है तो मेरे हिसाब से 95 to 100 रुपीज़ का जो लेवल है वहाँ पर मुझे लगता है कि बाइंग इंटरेस्ट दोबारा से जनरेट हो सकता है। अगेन ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनएचपीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।